स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था, भूकंप से संबंधित जो समस्याएं होती है, जो परिणाम होते हैं, उससे सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जो है अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो आज जो है हम देखिए दूसरी नई आपदा, आग। तो देखिए आग यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित, वहाँ पे देखिए बोला गया है। तो देखिए आग जो है दोनों तरफ से, मतलब प्राकृतिक भी होती है और मानव निर्मित भी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखिए पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पे आग के जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखिए अवर्गीय यानी ठोस रूप पदार्थ। देखिए सामान्यतः ज्वालाग्राही पदार्थ से लगने वाली आग, तो ये जो ठोस रूपी पदार्थ मतलब आग जो होती है ना, ये जो ज़्यादातर क्या होती है, ज्वालाग्राही पदार्थ से लगने वाली आग। ज्वालाग्राही मतलब जिससे जो है तुरंत आग लग जाती है, जैसे देखिए लकड़ी, कपास, कोयला, कागज इत्यादि। और यह ठंडा करके वहाँ पे क्या किया जाता है, आग बुझाया जा सकता है। दूसरा देखिए ब वर्गीय आग, जो द्रव रूप होती है। ज्वालाग्राही द्रव पदार्थ से लगने वाली आग, उदाहरण के लिए देखो पेट्रोल है, तेल है, वार्निश है, विलायक, रसोई का तेल, रंग इत्यादि। तो ये प्रकार मतलब ये द्रव रूपी पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ देखिए पानी की अपेक्षा हल्के होते हैं, अतः झाग वाले अग्निशमक द्वारा ही इसे हम आग को बुझा सकते हैं। तीसरा देखिए है क वर्गीय आग, मतलब ये गैस रूपी पदार्थ होते हैं, जैसे एसिटिलीन, घरेलू गैस, एलपीजी गैस इत्यादि ज्वलनशील गैसों द्वारा लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे, क वर्गीय आग यानी गैस रूपी आग। चौथा देखिए ड वर्गीय आग, जिसे हम बोलेंगे रासायनिक पदार्थ। ये क्या होता है कि ज्वलनशील धातु से लगने वाली आग, जैसे इसमें सोडियम, पोटेशियम और ये कैल्शियम धातु, ये सामान्य तापमान देखिए पानी के साथ क्रिया करती है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक उच्च तापमान पर पानी के साथ क्रिया करती है, और दोनों समूह की धातु जब पानी के साथ संयोग करती है तब देखिए क्या हो जाता है पता है, वहाँ पर विस्फोट होने लगता है। तो ये पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका विस्फोट भी होने लगता है। तो इस तरह से ये रासायनिक पदार्थों की आग होती है। पांचवा देखिए ई वर्गीय आग, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल। देखिए इलेक्ट्रिकल सामान, फिटिंग के साधनों से कारण लगने वाली आग, या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आग प्रतिबंध से मतलब ये आग जो है बुझाई जा सकती है। तो इस तरह से देखिए 5 है वहाँ पे प्रकार। अवर्गीय यानी ठोस रूपी पदार्थ, ब वर्गीय यानी द्रव रूप पदार्थ, क वर्गीय जो गैस रूप से होते हैं, ड वर्गीय जो रासायनिक पदार्थ से होते हैं, और ई वर्गीय जैसे क्या होते हैं देखिए इलेक्ट्रिकल। अब देखिए इसमें बताया क्या है कि सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय हमें क्या करना चाहिए कि जब आग लगती है। तो करेंगे क्या, पहले तो देखिए कि गैस का रेगुलेटर जब उपयोग में ना हो उस समय, या रात को सोते समय और गांव जाते समय ध्यान से उसे बंद करना चाहिए। देखिए रेगुलेटर खाना पकाना आपका हो गया ना, तो तुरंत हमें उसे बंद करना चाहिए। ज़्यादा तो लोग क्या करते हैं पता है कि उस रेगुलेटर को जो गैस को चालू ही रखते हैं, रात के समय में भी चालू रखते हैं। तो ये सब ज़्यादातर मतलब क्या है कि गाँव जाते समय बंद करके जाते हैं, लेकिन बाकी समय में बंद नहीं रखते हैं। लेकिन बाकी समय मतलब उपयोग ना हो, खाना मतलब आपका हो गया है पका कर, तो आप उसे बंद करें। रात को सोते समय, सोने से पहले जो है उसे अच्छा सा चेक करके उसको ये करें, तो ये आग वहाँ पे मतलब लगने से हम बच सकते हैं। दूसरा देखिए आग आगे से जोर से चिल्लाकर दूसरों को सावधान करें और मदद के लिए बुलाए। कभी कभार आग अगर लग जाती है मान लो आपके घर में, तो हमें चिल्लाना चाहिए, जोर जोर से बाहर जाके चिल्लाना चाहिए, जिससे बाकी लोग सावधान हो जाए और वो हमारी मदद के लिए आ सकते हैं। तीसरा देखिए अग्निशामक दल को तुरंत फ़ोन करके बुलाना चाहिए। अग्निशामक दल का जो नंबर होता है उसे तुरंत जो है हमें फ़ोन करना चाहिए और हमें उसे बुलाना चाहिए। चौथा देखिए अग्निशामक टंकियों का उपयोग किस प्रकार करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो जो अग्निशामक टंकियाँ होती है छोटी छोटी जो हमें मिलती है पेट्रोल पंपे वगैरह देखिए होता है बाहर लटका के लाल कलर में, तो वैसी वाली टंकी भी हम घर में रख सकते हैं। तो ये इतने सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय हम जब आग लगती है तो कर सकते हैं। प्रथम उपचार के अनुसार देखिए क्या होगा कि घायल व्यक्ति को देखिए आरामदायक स्थिति में बिठाएं अथवा सुलाकर रखें और तुरंत डॉक्टर की सहायता लें। मतलब अगर कोई जो आग लगे हुआ घायल व्यक्ति है तो उसे आरामदायक स्थिति में हमें बिठाना चाहिए अथवा सुलाकर रखें, और तुरंत जो है डॉक्टर की सहायता हमें वहाँ पर लेनी चाहिए।
वहाँ पे देखिए आग बुझाने की विधि कैसे करेंगे। देखिए आग फैलने पर उसके नियंत्रण की 3 प्रमुख विधियाँ हैं। सबसे पहली तो है ठंडा करना। कैसे? देखिए आग बुझाने के लिए पानी का एक प्रभावी साधन है और सर्वत्र उपलब्ध होता है। आग पर अथवा आग के आजू बाजू में पानी डालने पर ठंडक का निर्माण होता है और आग पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। यानी कि देखिए पानी वहाँ पे क्या है कि एक प्रभावी माध्यम है जो हर जगह पे उपलब्ध होता है। तो आग के आजू बाजू में या आग के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो वहाँ पे ठंडक का निर्माण होगा और आग के हम नियंत्रण कर सकते हैं। नियंत्रण, ठीक है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता है। फिर सेकेंड हम कर सकते हैं आग कम करना। आग कम करने के लिए तथा विशेषतः तेल के कारण और बिजली के कारण लगी देखिए आग को बुझाने के लिए रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा होता है। देखिए आग अगर हमें कम करना है ना, तो जो तेल और बिजली के कारण जो आग लगती है ना, उसको बुझाने के लिए मतलब मिट्टी का हमें मतलब उपयोग करना, रेत या मिट्टी इनका उपयोग करना अच्छा होता है। झाग जैसा पदार्थ आग पर फेंकने के जैसे उसका उपयोग आग ढकने के जैसा हो जाता है और ये आग बुझाने की विधि तेल के कारण लगी आग के लिए ये मतलब उपयोग होता है। रेत, मिट्टी अथवा जो झाग होता है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो लगी हुई आग है उस आग को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरा देखिए ज्वलनशील पदार्थ अलग करना। देखिए इस पद्धति में ज्वलनशील पदार्थों को ही अलग करना होता है। तो ये पद्धति में क्या होता है कि जो ज्वलनशील पदार्थ है मतलब जिसकी वजह से आग लग चुकी है, तो उस पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं। कैसे? कि लकड़ी का सामान अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग के पास से हमें दूर करना चाहिए। तुरंत लगी आग को हमें बुझा के लिए स्ट्रिम्पर पंप से एक उत्तम साधन है और इस पंप से आगे सभी पर और की ओर से पानी मारकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस आग को बुझा सकते हैं। तो ऐसी जो है 3 विधियों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वहाँ पे जो आग लग चुकी है उस आग को हम क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स कि पर्वतशिला का गिरना जिसको हम बोलते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन देखिए क्या होता है। देखिए कठोर चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली दरारें अथवा जगह या बड़े चट्टानों का टूटने का परिणाम कारण होता है। विशेषता देखिए अतिवृष्टि के समय पत्थरों की दरारें। अतिवृष्टि मतलब बारिश की मात्रा अगर अधिक ज़्यादा होती है तो उस समय पत्थरों की दरारें, जगहों में पानी आ जाने से पत्थर का क्षरण होता है जिससे उसका वजन भी बढ़ता है और इस प्रकार के पत्थर के ढलान वाले प्रदेश में लुढ़कते हुए जाकर नीचे स्थिर हो जाते हैं और इसे ही हम पर्वतशिला का गिरना कहते हैं। तो ये जो प्राकृतिक रूप से होता है, जो बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसमें क्षरण हो जाता है और पत्थरों में क्या होती है, दरारें आने लगती है। तो ये सभी की वजह से वहाँ पे समस्याओं का निर्माण वहाँ पे होने लगता है। पर्वतशिला देखिए गिरने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला देखिए भूकंप आने की वजह से, सुनामी आने की वजह से, अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तूफान आने की वजह से और बाढ़ जैसी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप भी पर्वतशिलाएं गिरती रहती है। सेकंड देखिए बेशुमार वृक्ष काटने के कारण जमीन का क्षरण होता है। बेशुमार मतलब हम जो बहुत अधिक मात्रा में अगर वृक्ष तोड़ कर रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो भी यहाँ पे जमीन का क्षरण होकर पर्वतशिला गिर सकता है। तीसरा देखिए कि पर्वतों तथा घाटियों में देखिए रास्ते बनाते समय पर्वत खोदने के कारण पर्वत कमजोर हो जाते हैं और उनके किनारों के पत्थर वहाँ पे क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सभी जो है देखिए क्या है कि पर्वतशिला गिरने के कारण है। आगे देखिए कि पर्वतशिला गिरने के परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए नदियों में अचानक से बाढ़ आने लगती है और नदी के मार्ग बदल जाएंगे। जलप्रपात का देखिए स्थानांतरण होगा और कृत्रिम जलाशय का वहाँ पे निर्माण होगा। पर्वतशिला के गिरने से देखिए नीचे वृक्ष भी टूट जाएंगे और ढलान पर निर्माण हुए कार्य भी ढह जाते हैं। ये सब देखिए पत्थर, मिट्टी के ढेर वृक्ष के नीचे सपाट क्षेत्र में गिरते हैं जिसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर देखिए जीवित और आर्थिक हानि हो सकती है। चौथा देखिए यातायात के मार्ग पर, लोह मार्ग पर पर्वतशिला गिरने से यातायात में बाधा आती है और भूस्खलन होने पर उस पर लगी वस्तुओं का जीवन भी नष्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स कि पर्वतशिला गिरने से क्या होगा। सबसे पहला परिणाम देखिए नदियों में अचानक से बाढ़ आएगी। अब देखिए पर्वतशिला जब गिर जाती है तो नदी में अचानक से बाढ़ आएगी और नदी के मार्ग वहाँ पे देखिए बदल जाएंगे। जिस रास्ते से बहने लगती है वो रास्ता सब उसका बदल जाएगा। और जलप्रपात का देखिए स्थानांतरण होगा। जलप्रपात मतलब जो नदियाँ, नाले वगैरह सब बहते हैं तो उसका भी रास्ता बदल जाएगा
और जो कृत्रिम जलाशय का वहाँ पे निर्माण होगा। कृत्रिम मतलब जो पहले से जो बना हुआ है प्राकृतिक रूप से, उसके अलावा भी वहाँ पे कृत्रिम जलाशय का निर्माण होगा। पर्वतशिला गिरने से देखिए नीचे लगे वृक्ष भी टूट जाएंगे, क्योंकि अचानक से ऊपर से अगर पहाड़ों के ऊपर से अगर पर्वतशिला पेड़ पे गिर जाएंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और ढलान पर हुए निर्माण कार्य भी देखो क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। मतलब ढलान की जगह पे अगर कुछ कार्य वहाँ पे मतलब बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो भी वहाँ से नष्ट हो जाएगा। और देखिए ये सब पत्थर, मिट्टी के ढेर और वृक्ष के नीचे सपाट क्षेत्र में गिरने लगते हैं। ये ज़्यादा तो देखिए क्या होता है कि ये मिट्टी का ढेर, वृक्ष के नीचे जो सपाट जमीन वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ही ज़्यादा लोग गिरते हैं। इसके कारण देखिए बहुत बड़े पैमाने पर जीवित हानि, मतलब बहुत सारे सज्जों की जान भी जा सकती है और लोगों की आर्थिक हानि भी होती है। चौथा देखिए यातायात के मार्ग पर, लोह मार्ग पर पर्वतशिला गिरने से यातायात में बाधा आती है। जब पर्वतशिला कभी गिरती है, कभी आप जाते समय, गांव जाते समय देखिए रास्ते से बाजू में, आजू बाजू में पहाड़ वगैरह गिरते रहते हैं, तो यातायात मतलब आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। या तो लोह मार्ग, लोह मार्ग मतलब जो ट्रेन से मतलब हम जाते हैं कहीं पे, मतलब जैसे देखिए ना पुणे जाते समय वहाँ पे लोनावाड़ा, खंडाला घाट, ऐसे अलग अलग प्रकार के घाट होते हैं। वहाँ पे अगर पर्वतशिला गिरने लगता है तो वहाँ पे रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, मतलब आने जाने के लिए तकलीफ वहाँ पे होती है। और भूस्खलन होने पर उस पर लगी वनस्पतियों का देखिए जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो जो पर्वतशिला गिरता है उसके मतलब पहाड़ के ऊपर से जो भी पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, तो वनस्पतियों से देखिए क्या होता है कि वहाँ पे उनका जीवन भी धीरे धीरे से नष्ट होने लगता है। देखिए आपदा निवारण तथा नियोजन प्रतिकृति क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए विद्यालयीन आपदा निवारण में देखिए संदर्भ में नियोजन प्रक्रिया द्वारा आपदा के समय मदद कार्य पहुंचने में सुलभता होती है। मतलब विद्यालय में हम इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ये आपदा निवारण और नियोजन मतलब जो है कर सकते हैं। इसलिए देखिए उसमें नीचे दी गई तालिका की जानकारी हमें होना आवश्यक है। नीचे एक देखिए नमूना तालिका दी, उस पर आधार है, हमें तैयारी कर लेना है। देखिए विद्यालय की प्राथमिक जानकारी आपको क्या करना है कि विद्यालय का पूरा नाम, पता, मुख्याध्यापक का नाम, निवास का पता, संपर्क नंबर, विद्यालय संस्थापक, व्यवस्थापक का नाम और नंबर और इत्यादि, कुल कर्मचारी। फिर विद्यालय आपदा प्रबंधन संबंधी मतलब अग्निशामक, आकृति साधना इत्यादि सूचना, यातायात व्यवस्थापन, सुरक्षा, प्रसार माध्यम, तो ये इसके 2-2, 3-3 सदस्य होने चाहिए। इमारत की विस्तृत जानकारी आपको देना है, कुल कमरे कितने हैं, कक्षा कितनी है, कक्षा छत के निर्माण का स्वरूप कैसा, लकड़ी का है, पत्रे का, सीमेंट का है, इमारत की उम्र कितनी है, वर्ष कितने मतलब बांध के हो चुका है। विद्यालय के मैदान में जानकारी देना है कि विद्यालय परिसर में खुले मैदान का प्रकार, खो खो, कबड्डी, प्रार्थना और अन्य मैदान की जानकारी, और मैदान की मुख्य रस्ते से दूरी कितनी है वो भी आपको बताना है। विद्यालय की दिनचर्या मतलब विद्यालय शुरू होने का समय, दीर्घ छुट्टी और लघु छुट्टी, विद्यालय के छूटने का समय, विद्यालय में दिन भर लिए जाने वाले विविध उपक्रम क्या क्या होते हैं। फिर विद्यालय की संभावनाएं, दुर्घटनाएं क्या है कि संभावित दुर्घटना के नाम और स्वरूप, मतलब अभी तक जो हो चुके हैं, पहले हुआ नुकसान क्या है कि फिलहाल की गई उसके ऊपर उपाय योजना क्या है, वो सब आपको बताना है। विद्यालय का देखिए आपत्ति प्रबंध नक्शा, विद्यालय की सब इमारतें, उनकी रचना, मैदान का प्रवेश द्वार, विद्यालय की संभावित दुर्घटनाओं की जगह, आपदा के समय सुरक्षित जगह, नज़दीक का रास्ता, ये सब बातें उसमें बताना आवश्यक है। और इस नक्शे के बारे में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को जानकारी देकर उस विद्यालय के प्रवेश द्वार पर भी लगाया जाए, ताकि कुछ विद्यालय में अगर हादसा वगैरह हो जाता है तो उससे हम बचाव कर सकते हैं। विद्यालय की तैयारी क्या करना चाहिए, देखिए जिसको मॉक ड्रिल बोलते हैं, कि विद्यालय की संभावित दुर्घटना आपदा के अनुसार विशिष्ट कालावधि तैयारी की जाए। हर महीने मतलब ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए। इस समय उपस्थित विद्यार्थी संख्या, दिनांक, समय और कमियां, इसकी भी जानकारी हमें नोट कर लेना चाहिए। तो ये आपदा निवारण और नियोजन प्रतिकृति हम लोग जो है स्कूल में कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये जो हमारा आपदा प्रबंधन का जो पाठ है यहीं पे ख़त्म होता है।